क्या मैं मुजरिम कहलाऊंगा? क्या होगा इल्जाम अगर हरे रंग से हिंदू लिख दूं और भगवे से इस्लाम? अरे हम सब तो हैं भारतीय और भारत मेरी पहचान। आओ दोस्तों, आज मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। ये किस्सा असम के एक छोटे से गांव का है और एक छोटी सी लड़की का है जिसे कनकलता बरुआ के नाम से जाना जाता है। कनकलता बरुआ एक हाथ में तिरंगा लेकर और आंखों में जुनून लेकर चली जा रही थी। तभी एक ब्रिटिश सिपाही ने आवाज दी, रुको, ये तिरंगा नीचे फेंक दो और वापस चली जाओ। कनकलता ने कहा, यह तिरंगा अब जब ही नीचे गिर सकता है जब इस शरीर की मृत्यु होगी। यकायक गोलियों की आवाज से आसमान गूंज उठा और कनकलता बरुआ जमीन पर गिर गई। लेकिन इतिहासकार ये कहते हैं कि वो झंडा भी नहीं गिरा था। जी हां दोस्तों, मैं आपका मानवेंद्र सर आज बताऊंगा कि ये घटना कब हुई, क्यों हुई, किस दौरान हुई। तो आप सभी का स्वागत है इस घटना में। और यहाँ पे जो घटना रहेगी वो रहेगी भारत छोड़ो आंदोलन की। तो बिना देर करते हुए हम बढ़ते हैं इस आंदोलन की ओर और अपने जानेंगे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में। तो यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन जो कि एक स्वतंत्रता के लिए अंतिम आंदोलन था और इसके जस्ट 5 साल बाद हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे जो ये आंदोलन हुआ था इसके कारण क्या थे, क्यों हुआ था आखिरकार ये आंदोलन? तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध। यानी यहाँ पे क्या हुआ था, तो 1939 से लेकर 1945 तक एक घटना घटित हुई थी। और घटना घटित क्या हुई थी, तो यहाँ पे हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसको हम जानते हैं किसके नाम से, तो इसको हम जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से। द्वितीय विश्व युद्ध। अगर आपसे यह भी पूछा जाए कि द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ था, इसका प्रमुख कारण क्या है, तो द्वितीय विश्व युद्ध की अगर हम बात करें तो यह आखिरकार क्यों हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वो वर्साय की संधि थी और वर्साय की संधि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए थी। तो यहाँ पे जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और द्वितीय विश्व युद्ध में क्या था कि यहाँ पे भारतीय सैनिकों ने साथ नहीं दिया था, भारतीयों ने साथ नहीं दिया, या कह सकते हैं भारतीय सेना ने साथ नहीं दिया। नहीं दिया, किसका साथ नहीं दिया, तो ब्रिटेन का। जब यहां पे ब्रिटेन का साथ नहीं दिया गया तो यहां पे ब्रिटेन की सेना कमजोर हुई। जब ब्रिटेन की सेना कमजोर हुई तो इसी सेना को मजबूत करने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने अपने एक सदस्य को भारत भेजा था। और जब भारत भेजा था तो वो सदस्य कौन था, तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि क्रिप्स मिशन। तो इसी व्यक्ति का नाम क्या था, तो इस व्यक्ति का नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। जब ये स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत आया था, इसका मुख्य उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता दिलाना नहीं था, बल्कि भारतीयों को यहां पे किस में शामिल करना था, सेना में। क्योंकि हम लोगों ने साफ मना कर दिया था, जबकि पहले विश्व युद्ध में महात्मा गांधी के आह्वान पर यहां पे भारतीय लोगों ने साथ दिया था ब्रिटेन का। लेकिन इन्होंने क्या किया, सिर्फ शोषण। इस बात को देखते हुए द्वितीय विश्व युद्ध में हम लोगों ने साफ मना कर दिया, लेकिन इसको उम्मीद थी। इसने बोला कि आप जाओ भारत में और भारतीय नेताओं से बात करो। और ये भारत में आया 1942 में। और जब ये व्यक्ति भारत में आया तो इसने जो प्रस्ताव दिए थे वो प्रस्ताव सारे विफल हुए। जो प्रस्ताव दिए वो सारे विफल हुए थे। पहला प्रस्ताव क्या था कि जो भारत होगा, भारत कैसा होगा, तो भारत उपनिवेश होगा, डोमिनियन। उपनिवेश का तात्पर्य क्या होता है, तो उपनिवेश का तात्पर्य होता है बच्चों कि सरकार में लोग भारत के होंगे और कानून ब्रिटेन बनाकर भेजेगा। कहने का मतलब ऐसा कोई देश
जिसमें सरकार जो बनेगी उसमें उसी देश के लोग होंगे और कानून कोई और देश बना के भेजेगा, वो देश उपनिवेश है। क्या ऐसा भारत इमेजिन करो, क्या ऐसा हमारा भारत होता तो क्या कठपुतली नहीं होता? बिल्कुल सर, हमारा देश कठपुतली होता। तो हमने इस बात को स्वीकार नहीं किया। जब इसने कहा कि विंस्टन चर्चिल वाली बात को याद रखो, भारतीय नेताओं से बात करो, तो इसने महात्मा गांधी से पर्सनली बात की। और जब पर्सनली बात की तो महात्मा गांधी बोले चल निकल, तेरा कुछ नहीं हो सकता, अब जो करना है हम कर लेंगे, आप जा सकते हैं। उधर मुस्लिम लीग ने भी कह दिया कि भाई साहब तुमने तो बात ही नहीं की पाकिस्तान की, और हम पाकिस्तान बनाना चाहते हैं और आप हमारा सहयोग करिए, आप तो बात तक नहीं कर रहे हैं, शब्द तक नहीं लेके आ रहे हैं, तो क्या खाक हम तुम्हारा साथ देंगे? मुस्लिम लीग ने भी मना कर दिया। ऑल ओवर ये विफल हुआ। जब विफल हुआ तो महात्मा गांधी ने कहा कि ब्रिटेन से किसी भी प्रकार की आशा करना व्यर्थ है, बेकार है, जो करना होगा स्वयं करना होगा। जैसे कि आप जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपको स्वयं रात को जगना होता है, पढ़ना होता है, लिखना होता है, स्वयं करना होता है, किसी और को नहीं। अगर आप कर पाएंगे तो आप जीत पाएंगे, यदि आप नहीं कर पा रहे हैं, किसी के भरोसे हैं, तो आप भरोसे ही रहिए। आपको स्वयं करना है, चलना है, इस आग में जलना है। और यही हुआ था यहां पर। इन्होंने कहा कि अब जो करना है स्वयं करना है। उधर हमें एक डर भी था, क्योंकि जापान इस विश्व युद्ध में अपनी मजबूती पर था, तो एक डर था कि कहीं जापान ब्रिटेन के परिप्रेक्ष्य में भारत पर आक्रमण न कर दे। ऊपर से जब युद्ध हो रहा है तो महंगाई बढ़ेगी। अभी आप देख रहे होंगे अमेरिका ईरान वाला जो मैटर है, महंगाई कहां बढ़ रही है? भारत में। तो ये एक महंगाई का कारण भी ये युद्ध बना। जापान भी इसमें शामिल था। अगर हम बात करेंगे किसकी, कि जापान का हमें डर था कि जापान ब्रिटेन के परिप्रेक्ष्य में आक्रमण ना कर दे। तीसरा, हमें क्या चाहिए था? तो अंग्रेजों से तत्काल स्वतंत्रता चाहिए थी। ये 3 कारण बने और इन्हीं 3 कारणों से क्या हुआ? तो इन्हीं 3 कारणों से वर्धा में एक बैठक हुई। वर्धा में एक बैठक हुई और यह बैठक किसकी थी? तो कांग्रेस की। और जब कांग्रेस की बैठक हुई तो इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम आजाद ने। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो अबुल कलाम आजाद। इनकी स्पेशलिटी क्या है? तो विशेष इसमें क्या होगा कि ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष। और आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे युवा अध्यक्ष थे कौन? आपके आजाद साहब। और इन्हीं की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। और जब ये बैठक हुई तो इसी बैठक में निर्णय लिया गया कि हम एक आंदोलन करने वाले हैं। और इस आंदोलन को परमिशन कब दे दी गई? 8 अगस्त 1942 को। अनुमोदन यानी परमिशन, इससे परमिशन कब दी गई? तो इसे परमिशन दी गई कब? 8 अगस्त 1942 को। और 9 अगस्त 1942 को इस आंदोलन को क्या कर दिया गया? स्टार्ट कर दिया गया, प्रारंभ कर दिया गया। और जब ये 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ, अब देखना कि 2 घटनाएं कब हो रही हैं? अगस्त में। जब ये घटनाएं अगस्त में हो रही हैं दोस्तों, तो क्या हम इसे अगस्त क्रांति नहीं कह सकते? बिल्कुल। तो किस आंदोलन को यहां पे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है? वो यही है। तो यहां पर क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम जानते हैं नोन एज अगस्त रिवॉल्यूशन। अगस्त
रिवॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है कि इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों घटनाएं कब हुई हैं? अगस्त में। कौन कौन सी दो घटनाएं? अनुमोदन और स्टार्टिंग। क्लियर? बिल्कुल। यहां से दो क्वेश्चन आपके। तीसरा क्वेश्चन ये, अब इसके बाद जब यह आंदोलन हुआ, आखिरकार कौन सी जगह थी? जब हमें कोई अनशन करना होता है, सभा करनी होती है, आंदोलन करने होते हैं, तो हमें एक ग्राउंड की जरूरत होती है। और महाराष्ट्र में एक ग्राउंड था जिसको हम जानते हैं ग्वालियर टैंक मैदान के नाम से। ग्वालियर टैंक मैदान यानी अगस्त क्रांति, मैंने अभी आपको बताया था अगस्त क्रांति, जिसको हम क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से भी जान रहे थे, तो वो कहां पर हुई थी? ये थोड़ा सा मिस हो गया है, तो यहां पे ये क्या रहेगा? ग्वालियर टैंक मैदान। ग्वालियर टैंक मैदान। तो ग्वालियर टैंक का मैदान जो महाराष्ट्र के मुंबई शहर में है, यहां पर ये आंदोलन हुआ। और जब ये आंदोलन हुआ तो इसी समय स्लोगन भी दिए गए, मोटिवेशन वाले स्लोगन, करो या मरो। अर्थात अब हमारे पास पूर्ण स्वराज लेने के लिए बहुत से लोग हैं और उन लोगों को अब क्या करना है? डू और डाई, कर्मिट या मरमिट। वो सिचुएशन ला दी थी यहां। तो यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने। ये चलता फिरता क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको मोस्टली हर एग्जाम में मिलेगा। आंदोलन का नाम या भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो ये यूसुफ मेहर अली ने दिया था। दो बातें हैं इसमें। अगर आपसे पूछा है कि भारत छोड़ो का नाम किसने प्रस्तावित किया था, तो नोन एज यूसुफ मेहर अली। ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी के मित्र हुआ करते थे। इन्होंने नारा दिया था या नाम दिया था भारत छोड़ो। ठीक है, तो यहां से ये दो नारे मिले और यहां से दो क्वेश्चन बने और इन्हीं दो क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने में मैंने आपकी मदद की। ठीक है, चलिए, ये आपका महाराष्ट्र है और इस महाराष्ट्र में आपका क्या रहेगा? ग्वालियर टैंक मैदान। अब यहां पे क्रांति के चेहरे आखिरकार कौन कौन था इसमें? अभी हमने कहा था कुछ कनकलता बरुआ के बारे में, तो देखिए यहां पर ये है कनकलता बरुआ। कनकलता बरुआ की अगर हम बात करें तो यही वो कनकलता बरुआ हैं जो 17 से 18 साल की एक छोटी अवस्था में इतना बड़ा जिम्मा उठाया, जिन्होंने असम के गोहपुर में तिरंगा लेकर, आंखों में जुनून लेकर आगे चलती गईं और बेचारी शहीद हुई थी। इनके पीछे 6000 महिलाओं की एक मंडली भी थी। सोचो, क्या ये वो वीर बाला नहीं है जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में चढ़ बढ़कर भाग लिया था? और लेना भी चाहिए। आज की डेट में युवा सीखे इतिहास से। इतिहास में बहुत कुछ है और इतिहास का खेल है कि हम इतिहास से कुछ भी नहीं सीखते। एक कहानी आगे चलकर भी हम पढ़ेंगे सरदार उधम सिंह की, और एक कहानी हम आज भी पढ़ रहे हैं कनकलता बरुआ की, जो जुबान पर होना चाहिए, सभी के जिस्म में होना चाहिए, जिगर में होना चाहिए। कनकलता बरुआ सबसे कम उम्र में शहीद होने वाली महिला थी। साथ में इनके कौन है? अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली आंदोलन की रानी, क्योंकि इन्होंने भूमिगत होकर आंदोलन किया था। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा भूमिगत क्यों हुई थी। यूसुफ मेहर अली, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, ये वो व्यक्ति जो भारत में भी नहीं थे उस समय, लेकिन विदेश से संचालन कर रहे हैं रेडियो के माध्यम से। पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल थे इसमें, सरोजनी नायडू, मंतांगिनी हाजरा। इस आंदोलन में सबसे अधिक उम्र की कौन? मंतांगिनी हाजरा। मंतांगिनी हाजरा प्रेरित थी किससे? तो ये प्रेरित हुआ करती थी महात्मा गांधी के विचारों से। तो प्रेरित थी किससे? महात्मा गांधी से। और इसी महात्मा गांधी से जब ये प्रेरित हुआ करती थी, कहने का मतलब इनके विचारों से प्रेरित थी, अहिंसा से प्रेरित थी, इसीलिए इन्हें
कहा गया किसके नाम से? तो इन्हें कहा गया बूढ़ी गांधी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बूढ़ी गांधी के नाम से हम किसे जानते हैं, तो बूढ़ी गांधी हम किसको कहते हैं? मंदाकिनी हाजरा को। इसके बाद कस्तूरबा गांधी, एक ऐसा आंदोलन जिसमें कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी जी के साथ थी, तो वो भारत छोड़ो आंदोलन था और महात्मा गांधी ही इसके कौन थे? विचारक। यहां पे हमने देखा कि ये जो क्रांतिकारियों के चेहरे जो आज इतिहास में दर्ज हैं, उन्होंने ये सब भूमिकाएं निभाई थी। अब उधर आदेश हो चुका था क्योंकि पूरे भारत में ये फैल चुका था और ग्वालियर टैंक में सबसे पहले पहुंचने वाले बिहार के राजेंद्र सिंह थे, जिन्होंने कहा भाई लाओ जल्दी आओ, कौन आ रहा है, मैं तैयार हूं। ये होती है स्फूर्ति, ये होती है यहां पे जोश, जुनून, जज्बा। तो यहां पे इन लोगों ने अपना बलिदान दिया। बलिदान देने के बाद यहां पर आदेश हो चुका था कि भाई ये भारत में क्या हड़कंप मच रहा है, इन्हें गिरफ्तार करो जल्दी से, नहीं ये रोके से नहीं रुकेंगे, 5-35 का रेशियो है। तो आदेश जारी हो गए और जब आदेश जारी हो गए तो उस समय आदेश जारी करने वाला कौन था? तो वो आदेश जारी करने वाला वायसराय था। कौन? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय था। और यहीं से भी क्वेश्चन किए जाते हैं कि जब ये भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो आंसर विल बी लॉर्ड लिनलिथगो। प्राइम मिनिस्टर कौन था? ब्रिस्टन चर्चिल। ये वही ब्रिस्टन चर्चिल है जिसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यानी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी को क्या कहा था? तो इसने महात्मा गांधी को कहा था अर्धनंगा फकीर। ओ भाई अर्धनंगा फकीर, तू कम से कम ये तो सोच लेता कि अर्धनंगा फकीर मैं कह क्यों रहा हूं? क्या महात्मा गांधी पैसे वाले नहीं थे? उस समय में जब जो व्यक्ति बैरिस्टरी करने विदेश जा सकता है, कपड़े नहीं पहन सकता है, लेकिन वो नालायक तेरी तरह से नहीं थे। उन्होंने कहा था कि मेरे भारत में इतनी गरीबी है। जब उन्होंने चंपारण आंदोलन किया था तो उन्होंने देखा था गरीबी का सीन, और जब उस गरीबी को देखते हुए उन्होंने भी कह दिया कि आज से मैं भी वही वस्त्र धारण करूंगा जो मेरे भारत देश की जनता करती है। तुम्हारी तरह वो सेल्फिश नालायक नहीं थे, इसलिए उन्होंने ये धोती उन्होंने ग्रहण की थी। और जब धोती में ही वो पहुंचे कहां पर? लंदन के गोलमेज सम्मेलन में। तो तुमने उन्हें नवाजा किस नाम से? अर्धनंगा फकीर। और ये भी क्वेश्चन बनता है कि अर्धनंगा फकीर किसने कहा था महात्मा गांधी को? तो यही है वो निर्लज्ज ब्रिस्टन चर्चिल। इसके बाद एक समस्या हमेशा रहती है, अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं तो उस काम का विपक्ष जरूर तैयार होगा। यानी कुछ लोग इसी के लिए बैठे होते हैं कि किसी भी तरह से ये व्यक्ति हार का इंतजार करते हैं, विरोध करते हैं, विरोध ही नहीं दुर्विरोध करते हैं। और वही काम किया था हिंदू महासभा ने। हिंदू महासभा के साथ साथ यहां पे थे वीडी सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी इसका क्या किया था? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी इसका दुर्विरोध किया था। ये तो कांग्रेस के सदस्य थे, इन्होंने इस्तीफा भी दिया था। मुस्लिम लीग तो ये चाह रही थी कि अगर अंग्रेज भारत से चले गए तो फिर ये बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यक लोगों का शोषण करेंगे। गलत सोच थी इनकी, इसलिए इन्होंने विपक्ष में रहना स्वीकार किया। सीपीआई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये संबंध रखती थी किससे? सोवियत संघ से। और जब ये सोवियत संघ से संबंधित थी तो इन्होंने ऊपर से ही हाथ खड़े कर दिए, सॉरी फॉर दैट, हम तुम्हारे साथ नहीं है भाई साहब, तुम्हें जो करना करो। पर भारत का किसान, भारत का मजदूर, भारत का
हर वो छात्र, उन्होंने कहा महात्मा गांधी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने चढ़ बढ़कर भाग लिया, कनकलता जैसी युवा ने भाग लिया। तो यहां पर विपक्षी दल कुछ नहीं कर पाया। अब यहां पर जो घटना घटित हुई थी उसमें गिरफ्तारी का आदेश दे दिए थे, तो गिरफ्तारी के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, और ऑपरेशन कौन सा था? 0R। इनको गिरफ्तार करो। अब गिरफ्तार करना था। जब गिरफ्तार करना था तो भाई साहब भारत में ऐसे भी लोग थे कि लड़े तो सबसे आगे, गिरफ्तारी तो भाग गए, और यही हुआ। बिल्कुल अरुणा आसफ अली, नारायण साहब, ये सब दीवार फाड़ फाड़ कर भाग गए, और जब भगे तो भूमिगत हो गए, छिपकर रेडियो से अनाउंस कर रहे हैं कंटिन्यू कंटिन्यू, भाई साहब आंदोलन रुकना नहीं चाहिए, और नहीं रुका। तो यहां पर सभी प्रमुख नेता, अब बेचारे महात्मा गांधी हैं, कस्तूरबा गांधी हैं, मंतांगिनी हाजरा हैं, वृद्धावस्था में हैं, नहीं दीवार फांद सकते, तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में, जो महाराष्ट्र में जेल है, वहां रखा गया, और साथ में यहीं पर थी कौन? कस्तूरबा गांधी। कौन थी? कस्तूरबा गांधी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कस्तूरबा गांधी की मृत्यु किस जेल में हुई थी? तो वो यही जेल है दोस्तों, यही जेल है वो। कस्तूरबा गांधी की मृत्यु इसी जेल में हुई थी। यहां पर जनता आगे भी इसमें संघर्ष करती रही, यानी जो ये आंदोलन जो था, ये अंततः क्या बन गया था? एक जन विद्रोह बन गया था, जगह जगह पर होने लग गया था। और इसी आंदोलन के बाद यहां पे जो चर्चिल था उसको समझ में आ गया था कि भाई साहब अब कुछ नहीं हो सकता, अब ये हमारे हाथ में नहीं है, ये निकल चुके, अब हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। देन इन्होंने क्या किया? इन्होंने वायसराय को चेंज कर दिया। बोले भाई साहब तुम आओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है। अबे बस की तो तेरी भी बात नहीं थी नालायक। लेकिन क्योंकि जज्बा था उस समय, जुनून था हमारे अंदर, फिर उसने क्या किया कि बेबेल को भारत का वायसराय बनाया। और जब बेबेल भारत में आया तो उसने इसी गतिरोध को रोकने के लिए, जो जगह जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे थे, मूवमेंट हो रहे थे, इनको रोकने के लिए उसने एक योजना तैयार की, नोन एज बेबेल प्लान। और उस बेबेल प्लान में हमें थोड़ी सी राहत भी दिखी कि कम से कम हम भारत के लोग ब्रिटिश साम्राज्य की जो राजनीति है उसमें शामिल होने वाले हैं। तो ऐसी रोचक जानकारी के लिए फिर मिलते हैं आपसे, तब तक आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, और वो क्वेश्चन क्या है? तो उस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि असम की लक्ष्मीबाई, असम की लक्ष्मीबाई, असम की लक्ष्मीबाई किसे कहा गया? जी हाँ दोस्तों, आज का आपका कार्य, लक्ष्मीबाई किसे कहा गया? ऑप्शन ए, तो यहां पे ऑप्शन ए क्या होगा? तो मंतांगिनी हाजरा। किसको कहा गया? मंतांगिनी हाजरा को। ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू को। ऑप्शन सी, कनकलता को। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव। जी हाँ, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। तब तक बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।